Here we will discuss STET PGT Commerce 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में मैं आपको जो STET है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें जो कॉमर्स का सेक्शन है जिसमें 60 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आते हैं, मैं वो आपको प्रैक्टिकली करवाऊंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिकली हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ डोंट वी स्किप दिस वीडियो, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का नेतृत्व कौन करता है? मतलब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसका जो जो उसका हेड है वो कौन है? तो द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले के प्रभारी द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का सचिव सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर या प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। तो आपको पता है कंज्यूमर एक्ट जो हमारा बना था वो कब बना था? 1986 को बनाया था हमारा कंज्यूमर एक्ट, कि जैसे जो भी किसी के साथ धोखाधड़ी होती है या किसी प्रोटेक्शन के उन्हें सही गाइडेंस नहीं दी जाती, तो उसके बिहाफ पर जो एक्शन लिए जाएंगे, जो भी विक्रय करता होगा, जो सेल्स पर्सन होगा, अगर वो अपने उपभोक्ता को गलत जानकारी देता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो जो इसका है ना, इसका प्रधानमंत्री होगा ना, इसका सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर होगा, इसका होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, कंज्यूमर अफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसका जो हेड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंज्यूमर अफेयर का हेड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, विक्रय प्रक्रिया का वो चरण जिसमें विक्रेता योग्य संभावित ग्राहकों की पहचान करता है। द स्टेप इन द सेलिंग प्रोसेस इन विच द सेल पर्सन आइडेंटिफाइज क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर्स। इसमें बताया कि जो विक्रय प्रक्रिया है, जो सेल की, जहाँ पे हम सेल करते हैं उसमें जो स्टेप्स होते हैं उसमें मतलब जब वो अपने विक्रेताओं की पहचान करता है तो वो किस तरीके से करता है? तो कैसे करता है वो? प्रपोजल, प्रस्ताव देके, संवर्धन, प्रमोशन देके, पूर्व पूर्वेक्षण, प्रोस्पेक्टिव एंड विशिष्टता, स्पेसिफिकेशन। तो आपको पता है वो प्रोस्पेक्ट, मतलब प्रोस्पेक्ट पहले वो करता है, उसके बाद उसके इंटरेस्ट जो होते हैं कंज्यूमर के उसके बारे में वो पता करता है कस्टमर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या कोशों के उपयोग में सम्मिलित नहीं है? विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड द यूज ऑफ फंड। आपको पता है फंड और बॉन्ड क्या होते हैं, मैंने अपनी शॉर्ट्स में डिस्कस करा है, जिसने नहीं देखा वो देख सकते हैं। क्रियाशील हानि, ऑपरेटिंग लॉसेस, जो डेली प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वर्किंग कैपिटल से, फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाभांश व कर का भुगतान, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स। आपको होता है डिविडेंड कौन देता है, और बॉन्ड और फंड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गैर व्यापारिक भुगतान, नॉन ट्रेड पेमेंट, अंश पूंजी के बदले स्थायी पूंजी का क्रय, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट अगेंस्ट शेयर। तो ये वाला नहीं होगा, तो उन्होंने नहीं पूछा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्रास्फीति और मंदी का संयोजन कहलाता है। मुद्रास्फीति आपको होता है बेरोजगारी को भी कहा जाता है। तो इसमें ये बताया हुआ क्या था, कम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन मीन्स क्या है? तो ये क्या है? मुद्रास्फीति जनित मंदी, स्लैगफ्लेशन। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका आ गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो ये हम नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं व्यक्तिगत ग्राहकों और स्थितियों की विशेषताओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए कीमतों को लगातार समायोजित करना कहलाता है। जब आपको पता है मार्केट में अप डाउन, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट, तो इन्होंने ये बोला है कि एडजस्टिंग प्राइस कंटिन्यूसली, जब हम प्राइस को कंटिन्यूसली एडजस्टमेंट करते हैं, मीट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ द इंडिविजुअल, कस्टमर की नीड्स को देख के करते हैं, तो क्या है? प्राथमिक मूल्य निर्धारण,
मूल्यलोच, गतिशील मूल्य निर्धारण, द्वितीयक मूल्य निर्धारण। तो आपको पता है जो कस्टमर की नीड्स है एवं कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो चेंजमेंट आते हैं वो आता है डायनेमिक। डायनेमिक होता है गतिशील, ये चेंजमेंट होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात है? दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो, तो क्या आ जाएगी? प्रोप्रिएटरी रेशियो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो इन्होंने बोला है कि पीपल शिफ्ट देयर स्पेंडिंग अक्रॉस फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड अदर गुड्स एंड सर्विस कैटेगरीज एज फैमिली इनकम राइज, द लॉ नोन एज। तो इस लॉ को कहते हैं, आपने पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका लॉ है एंगल का नियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं 100 क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड। तो इसे क्या कहा जाता है? इसके जो कर और कर की दर, कर राजस्व की जो राशि है उसके बीच का संबंध क्या कहलाता है? तो आपको ये पता है ये क्या कहलाया जाता है? लाफ्टर कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी स्थिति जिसमें एक देश द्वारा आर्थिक लाभ दूसरे देश का आर्थिक नुकसान है, मतलब एक जो कंट्री है उसका जो प्रॉफिट है वो दूसरे देश के लिए लॉस है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहता है जीरो सम गेम। जो एक एक के लिए प्रॉफिट है, जैसे कोई अमेरिका में कोई चीज बन रही है बट वो इंडिया के लिए लॉस का काम कर रही है, तो ये है जीरो सम गेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामग्री के FS&D वर्गीकरण में F का मतलब क्या है? इन FS&D क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल F स्टैंड फॉर, तो F स्टैंड फॉर क्या होगा? फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम शेयर आवेदन धन कितना हो सकता है? द मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी। तो आपको पता है इसमें कितनी होती है? फुल इशू प्राइस ऑफ शेयर। इसमें ना 20% होती है, ना 5% होती है, ना 50% होती है। इसमें होता है शेयरों की पूरी कीमत, वो धन दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक्स एक नाबालिग, ये गलत व्याख्या करते हुए कि वो बालिग है, वो नाबालिग है बट उसको क्या बताया गया कि वो बालिग है। बाई को एक अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है, तो एक्स एक्स एक नाबालिग है, यह गलत व्याख्या करते हुए कि वो बालिग है। वाई को एक अनुबंध में प्रवेश करने के लिए उसने एक्स को नाबालिग बताया, तो ये कैसा हो गया? ये अनुबंध के तहत उत्तरदायी नहीं है, नॉट लाइबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। अब होता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, इनवैलिड, वॉइड, इस तरीके से होता है। एक सार्वजनिक कंपनी के एसोसिएशन कोलाज कितने लोगों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए? द एसोसिएशन क्लाउज ऑफ पब्लिक कंपनी हैज टू बी साइंड बाय 7। आपको पता है जो एक पब्लिक कंपनी होती है उसमें मैक्सिमम, मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने होने चाहिए पर्सन, तो ये आपको पता होना चाहिए। बजट भविष्यों की आवश्यकताओं का अनुमान है जो एक उपक्रम की एक समय की निश्चित अवधि के लिए कुछ और सभी गतिविधियों को शामिल करता हुआ क्रमबद्ध आधार के अनुसार व्यवस्थित होता है। ये परिभाषा किसने दी? तो ये आपको पता है, ये आपको याद ही करनी है, ये परिभाषा किसने दी। इसमें आप किसी भी तरीके का लॉजिक नहीं लगा सकते, तो ये दी थी जॉर्ज आर टेरी ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये टीचिंग के रिलेटेड भी क्वेश्चन है। एक प्रदर्शन मूल्यांकन जिसमें मूल्यांकन इवैल्यूएशन है, आपको पता है इवैल्यूएशन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ होता है, जिसमें सहकर्मी कर्मचारी के प्रदर्शन में इनपुट प्रदान करते हैं। अ परफॉर्मेंस असेसमेंट इन विच कोवर्कर्स
को प्रोवाइड इनपुट इनटू एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, मतलब वो आपस में ही असेसमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयज की। तो ये कौन सा इवेलुएशन हो गया, ये हो गया पीयर इवेलुएशन। नेक्स्ट बात करते हैं समूह के विकास का तीसरा चरण, जिसकी विशेषता घनिष्ठ संबंध और सामंजस्य होती है, उस चरण को कहते हैं द थर्ड स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज रिलेशनशिप एंड कोहेसिव इज नोन एज। तो आपको पता है फर्स्ट क्या होती है, नॉर्मिंग, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, थर्ड एड्जॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग लास्ट। तो इन्होंने कौन सी पूछी हुई है, तीसरा चरण, थर्ड स्टेज, तो क्या होगी, नॉर्मिंग, मानकीकरण चरण। नेक्स्ट बात करते हैं वह फर्म जो छोटे खंडों को सेवाएं प्रदान करती है उसे उस उद्योग में अन्य फर्म अनदेखा कर देती है, उसे क्या कहा जाता है, द फर्म दैट सर्व स्मॉल सेगमेंट दैट द अदर फर्म्स इन अ इंडस्ट्री ओवरलुक और इग्नोर। तो इसे क्या कहा जाता है, मार्केट निश्चय, क्योंकि स्मॉल सेगमेंट निश्चय में होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय की एक मात्रात्मक तकनीक है, आपको पता क्वांटिटेटिव को किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर्स में, तो और क्वालिटेटिव क्या हो जाती है, नंबर्स में जिसे मेजर नहीं किया जाता। तो क्वांटिटेटिव तो कौन सी होगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग तो नहीं होगी, डेल्फी टेक्निक नहीं होगी जो एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं, ये भी नहीं होगी, तो क्या होगी, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या हमारी हो जाएगी, क्वांटिटेटिव टेक्निक। वे फर्म जिनके भविष्य की कमाई को आर्थिक मंदी का सामना करने की संभावना है, पॉसिबिलिटी होती है कि वो फ्यूचर में जब इकोनॉमिक इम्बैलेंस हो जाए तो वो अपनी कमाई का कुछ परसेंट इसमें हिस्सा देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, डिफेंसिव कंपनी, रक्षात्मक कंपनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक देश का नागरिक जो दूसरे देश में काम करता है, मतलब जो एक देश, जैसे इंडिया का कोई पर्सन है, जब कोई आदमी है वो दूसरे देश में जाके काम करता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एक्सपैट्रिएट। ओके, नेक्स्ट, उत्पादित और बेची जाने वाली इकाइयां, यूनिट्स की संख्या जिस पर कंपनी की शुद्ध आय शून्य होती है, तो ये क्या कहा जाता है, द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट विच द कंपनी नेट इनकम इज जीरो। जब नेट इनकम इज जीरो होगी तो वो बैलेंस में होगी, अगर बैलेंस में होगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, जब वो इक्वल पॉइंट आ जाते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप और वीडियो चाहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर पे कॉमर्स के लिए और वीडियो लेके आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।